हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है विवेक बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा जो लेसन चल रहा था जंतुओं में जनन, ठीक है। आज क्या है, इसका 5वां दिन है, डे 5, ठीक है। 4 दिनों से चल रहा है, आज 5वां दिन है। लेसन हम पूरा समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके जो है प्रश्न उत्तर है वो कर लेते हैं, जैसे हमने पहले पार्ट के प्रश्न उत्तर किए थे बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन प्रश्न उत्तर से पहले कुछ एक चीज और होने वाली है। आज की क्लास थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की क्लास अलग किस तरीके से होगी? आपने कभी स्मार्ट क्लास का नाम सुना है? स्मार्ट क्लास में क्या होता है, स्मार्ट क्लास किस तरीके से लगती है? तो आइए आपको प्रश्न उत्तर से पहले, क्वेश्चन आंसर से पहले एक छोटी सी स्मार्ट क्लास दिखाते हैं, ठीक है। उस स्मार्ट क्लास में हम इसी लेसन की बात करेंगे, जंतुओं में जनन की। तो आइए आप और मिलकर के देखते हैं जंतुओं में जनन के ऊपर बेस्ड हमारी स्मार्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं हमारी स्मार्ट क्लास के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्मार्ट क्लास। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी पहली स्मार्ट क्लास के अंदर। तो जो अभी हमने लेसन पढ़ा था वो 1 बाय 1 करके हम उसके जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए उनके जो टॉपिक्स हैं वह हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक है हमारे सामने ये नर जनतंत्र और मादा जनतंत्र का वर्णन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि भाई ये वाला जब भी आए ना कि जैसे कि बोर्ड में ऐसा आ सकता है कि भाई नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन करो, तो हमें क्या करना है? तो हमें सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाना है इसका, बिल्कुल ऐसा ऐसा, ठीक है। और डायग्राम के बाद में फिर हम इस डायग्राम को नामांकित करना है। तो डायग्राम में याद रखिए ये क्या है, ये तो है वर्षण, ठीक है ना, वर्षण बोलते हैं इनको, ये वर्षण है। और वर्षण के बाद में ये क्या है, ये जो जा रही है 2 नलियां, ये जो 2 नलियां है ना इनको कहते हैं शुक्राणु नलिकाएं। ये शुक्राणु नलिकाएं, क्योंकि इनका काम होता है शुक्राणु को लेके जाना, तो शुक्राणु नलिकाएं। और ये जो भाग है वो शिशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका नामांकन हो गया 2 वर्षण, शुक्राणु नलिकाएं और शिशन, नाम याद हो गए। उसके बाद फिर हम इसके वर्णन की बात करते हैं। इसके वर्णन के अंदर हमें ये बताना है कि नर जनतंत्र के अंदर 2 वर्षण, 2 शुक्राणु नलिकाएं और 1 शिशन होता है। वर्षण जो होता है वह नर युग्मक उत्पन्न करता है। वर्षण नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे कि हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु अत्यंत छोटे होते हैं और वर्षण जो होता है लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करना है। और शुक्राणु की जो साइज बहुत ही छोटी होती है, लेकिन फिर भी शुक्राणु के अंदर एक मुख्य मध्यभाग और पूंछ होती है, ठीक है। यहाँ पे शुक्राणु की जो है चित्र भी यहाँ पे दे रखा है, शुक्राणु का ऊपर मुख्य है, फिर मध्यभाग है और ये पूंछ है। इसकी पूंछ इसको गमन में सहायता करती है। तो एक बार दोबारा से इसका वर्णन सुन लीजिए नर जनतंत्र का। तो नर जनतंत्र के अंदर एक जोड़ी का मतलब होता है 2, यानी कि एक जोड़ी मतलब 2 वर्षण, 2 शुक्राणु नलिकाएं और 1 शिशन होती है। वर्षण जो होता है वह नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे कि हम शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु नलिकाएं शुक्राणु को लेके आती है और उसके बाद में जो वर्षण है वह लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करता है। शुक्राणु अत्यंत ही छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होती है, ये मुख्य मध्य भाग है और पूंछ होती है। तो वो शुक्राणु हो गया और ये नर जनतंत्र हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास है मादा जनतंत्र। तो मादा जनतंत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? सबसे पहले इसका चित्र, और चित्र के बाद में फिर देखिए इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है अंडाशय, ये दोनों जो है अंडाशय है। ये जो है अंडवाहिनी, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इंग्लिश में, हमें हिंदी में याद करना है अंडवाहिनी। और ये है गर्भाशय, ठीक है। अंडाशय जो होता है वो मादा युग्मक उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं अंडाणु, ठीक है। और अंडवाहिनियों से के द्वारा महीने में एक बार एक अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में आता है, ठीक है। और उस समय जब निषेचन होता है तब भ्रूण का विकास होता है। और गर्भाशय क्या है? गर्भाशय वह जगह है जहाँ पे शिशु का विकास होता है, ठीक है। तो ये हो गया मादा जननतंत्र, ठीक है। याद रखिएगा नर जननतंत्र से जो होता है शुक्राणु उत्पन्न होता है और मादा जननतंत्र से अंडाणु उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे की प्रक्रिया अब इसमें आगे वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह हम
तो ये हो गया हमारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है, नर और मादा हो गया। तो अब आगे वाले टॉपिक के ऊपर चले हम। अगला टॉपिक लेते हैं अब। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो निषेचन के ऊपर। जी बिल्कुल, निषेचन के ऊपर ही है। तो अब इस टॉपिक के अंदर देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है शुक्राणु। शुक्राणु क्या, जो नर जनन तंत्र उत्पन्न कर रहा था वर्षण के द्वारा, वर्षण उत्पन्न करते हैं ना, वो शुक्राणु है। ये शुक्राणु के अंदर देखिए मुख्य है ये ऊपर वाला, ये इसका मध्य भाग है और ये पूंछ है। ठीक है, ये शुक्राणु हो गया। और ये क्या है, ये गोल सा जो दिख रहा है ना, ये अंडाणु है। ये मादा जो है मादा जनन तंत्र के द्वारा ये अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उसके अंडाशय के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे शुक्राणु जो है अंडाणु के ऊपर आ रहे हैं, लग रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हो रहा है। और जब अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों का जब निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, उसके फलस्वरूप ये युग्मनज बनता है। और ये जो युग्मनज है, ये युग्मनज फिर इसमें कोशिकाओं की वृद्धि होती है और आगे चल करके भ्रूण बनाता है। और वही भ्रूण आगे चल करके गर्भ में शिशु का विकास के रूप में एक शिशु बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई निषेचन की प्रक्रिया। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से युग्मनजन उत्पन्न होता है और ये युग्मनजन जो होता है फिर कोशिकाओं की वृद्धि होते हुए भ्रूण बनता है और शिशु का विकास होता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया हो गई। फिर हम चलते हैं अब आगे, अगला टॉपिक लेते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगला जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो है मादा के उसमें शरीर में शिशु का विकास। तो देखिए यहाँ पे वो चित्र बता रखा है, जो मादा के शरीर में शिशु का विकास होना बता रखा है कि किस प्रकार से होता है। फिर अब देखिए ये क्या है, ये है जैसे कि मैंने बताया था कि जनन जो होती है वो दो प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। नर लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। जब नर और मादा का संजनन होता है, जब नर और मादा का जो निषेचन है वो होता है, तब तो लैंगिक जनन है। लेकिन जब नर और मादा का निषेचन नहीं होता, कोई एक ही प्राणी जो होता है वह शिशु को जन्म दे सकता है या शिशु उत्पन्न कर सकता है अपने समान, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अमीबा के अंदर हो रहा है। ठीक है, और देखिए अमीबा के अंदर इसलिए अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन के भी ये कौन सी है, द्विखंडन विधि है। अलैंगिक जनन की द्विखंडन, द्विखंडन क्यों, क्योंकि देखिए दो भागों में टूट रहा है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, अमीबा जो होता है, सबसे पहले तो अमीबा के अंदर जो केंद्रक है उसके दो भाग होते हैं। केंद्रक दो भागों में टूट गया, फिर अमीबा भी जो यहाँ से होता है फिर दो भागों में टूट जाता है और दो स्वतंत्र अमीबा यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये दो, एक से दो बन गए ना, यानी कि द्विखंडन हो गया, दो टुकड़ों में टूट गया, तो इसे अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ऐसे नहीं देकर के सीधा खड़ा दिया हुआ, एक ही बात है। ठीक है, चित्रसाई कैसे भी हो। तो यह अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि है, अगर आ जाए तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो ये थी अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि। ठीक है, और अमीबा के अंदर द्विखंडन विधि के बाद फिर अगली जो स्लाइड हमारे पास है वो है भाई हाइड्रा। तो अमीबा के अंदर तो अलैंगिक जनन था, द्विखंडन विधि हो रही थी। हाइड्रा के अंदर भी क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अब हाइड्रा में जनन किस प्रकार से होता है, हाइड्रा के अंदर जो जनन होता है उसे हम बोलते हैं मुकुलन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हाइड्रा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, मुकुल बन रहा है, यानी उभार बन रहा है। ये जो उभार है वो यहाँ आते आते देखिए थोड़ा बड़ा हो गया बड़ा, और यहाँ पर आते आते क्या हुआ, ये पूरा एकदम बड़ा हो गया इसका, और बड़ा होकर के एकदम जिसका हाइड्रा के जैसे कि जैसे यहाँ पे एक और हाइड्रा की आकृति बन रही है, फिर यहाँ पे ये क्या होगा, इसके अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद में दो स्वतंत्र हाइड्रा बन जाएंगे। तो इस प्रकार की विधि को हम मुकुलन विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये थी मुकुलन विधि, हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, अगली स्लाइड देखिए हमारे है मेंढक के जीवन चक्र, मेंढक का जीवन चक्र के ऊपर। तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उत्पन्न होते हैं तब बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, और आगे बड़े होने के बाद में बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उस विधि को हम कायांतरण कहते हैं, याद रखिएगा, कायांतरण, काया का पूरा परिवर्तन हो जाता है, कायांतरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मेंढक जो होता है, ये मेंढक का जीवन चक्र बता रखा है। ठीक है, तो मेंढक जो होता है वो क्या करता है, अंडे देता है, उन अंडों से क्या निकलते हैं, टेडपोल निकलते हैं टेडपोल। ये टेडपोल फिर आगे बड़े होते हैं, फिर बाद में बड़े टेडपोल हो जाएंगे, और ये बड़े टेडपोल आगे जाकर के वेस्ट मेंढक का रूप
धारण कर लेते हैं और यही मेंढक पुनः अंडे उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है चक्र चलता रहता है। यह मेंढक का जीवन काल यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब हम अगला टॉपिक जो है ये जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पे दिखाई जा रही है, अच्छा ठीक है, वो अंतिम टॉपिक ही था हमारा मेंढक वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो पहली स्मार्ट क्लास थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो स्मार्ट क्लास में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, है ना, कुछ कई सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में बीच में जो लेसन आएंगे उनकी और भी स्मार्ट क्लास बना करके आपको दिखाता रहूंगा। ओके, तो आज की स्मार्ट क्लास में इतना ही। अब चलते हैं अपनी नॉर्मल क्लास में और आगे हमें क्या करने थे, हमें ये लेसन पूरा हो चुका है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आप सभी को याद भी हो चुका होगा ये तो, ना। तो अब हम चलते हैं हमारे नॉर्मल क्लास में, वहां हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, उससे 9वें पार्ट के जो प्रश्न उत्तर थे वो करने हमें। ओके, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने देखी स्मार्ट क्लास। ठीक है, तो आप लोगों को स्मार्ट क्लास अच्छी लगी होगी वो। ठीक है, अब चलते हैं आज की इस दूसरी वीडियो, यानी अब हम करेंगे इसके अंदर अपने प्रश्न उत्तर पार्ट 9 के। ठीक है, स्मार्ट क्लास आई होप, मैं आशा करता हूँ कि स्मार्ट क्लास आप सभी लोगों को काफी पसंद आई होगी। चलिए अब हम चलते हैं। आज कौन सा दिन हो गया ये पार्ट पढ़ते हुए हमें? डे 5, 5वां दिन हो गया, है ना, डे 5। ऑलमोस्ट पार्ट आपको, मुझे लग मेरे हिसाब से आपको पार्ट समझ भी पूरा हो गया होगा और साथ साथ में याद भी हो रहा होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं। अब हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे लिख लिख के प्रश्न और उत्तर दोनों लिखूंगा। आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न और उत्तर उसी तरीके से आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे? सबसे पहले तो डेट डालोगे, दिनांक जो भी है ना, जो भी डेट है वो डेट दिनांक लिख करके यहाँ पे जिस डेट में शुरू कर रहे हो वो यहाँ पे आज की डेट डालोगे। फिर ऊपर लिखोगे पार्ट 9, नीचे पार्ट का नाम जंतुओं में जनन, काफी अच्छे तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में। और फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न एक एक करके प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, पहला प्रश्न है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो वैसे तो हमें पता ही है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनन से उनको पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, उनकी उत्तरजीविता चलती रहती है ना, और अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, अपने समान जीवों को बनाए रखने के लिए वो जनन की आवश्यकता होती है अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। तो यही सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे लिखोगे आप प्रश्न नंबर 1, संख्या 1 और प्रश्न लिखिए जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। तो भी हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, इस पार्ट का, तो इस जीवों के लिए जनन जो होता है वह क्यों महत्वपूर्ण है।
तो उत्तर लिखिए इसका।
तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न था हमारे सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है भाई सजीवों के लिए हम सबको पता है जनन क्यों महत्वपूर्ण है। सजीवों के लिए जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जनन प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है और जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी से पीढ़ी निरंतरता को सुनिश्चित करता है। उनकी जो निरंतरताएं हैं वो बनी रहे, आगे से आगे जो जीव है उनकी निरंतरता बनी रहे। ठीक है, उतार लीजिए इसको।